Hello everyone, welcome to the Code Yourself Academy. In this video, we are going to start our next unit of CNS, Computer Network Security, and the name of our second unit is Network Security. Right? यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे होंगे? आपका जो नेटवर्क सिक्योरिटी है उसके बारे में हम पढ़ रहे होंगे. ओके, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे. ऑथेंटिकेशन और उससे रिलेटेड जितने भी एल्गोरिथम्स हैं वो सब हम इस वाले यूनिट में पढ़ रहे होंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं आपका ऑथेंटिकेशन से. राइट, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि ऑथेंटिकेशन क्या होता है. As you all know that authentication is a process in which we are just identifying the user, राइट, कि वेदर जो यूज़र एंटर ले रहा है वो सही है या नहीं. राइट, और वो जो वो दिखा रहा है वो है या नहीं. मतलब कि अगर कोई यूज़र है, राइट, वो कह रहा है कि वो एक ABC यूज़र है, तो ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है हम चेक करेंगे कि क्या वो एक ABC यूज़र है या नहीं. वो झूठ तो नहीं बोल रहा. राइट, इसका आप अगर एग्जांपल समझे तो समझे कि अगर आपके घर पे कोई आया है और वो आपसे कह रहा है कि मैं आपके पापा का फ्रेंड हूँ, राइट, और आप उन्हें नहीं जानते, राइट, तो आप उनसे उनका नाम पूछेंगे, उनसे पूछेंगे कि आप मुझे अपना नाम बताइए और आप पापा को कहाँ से जानते हैं, आप उनके कहाँ के फ्रेंड हैं, ये सारी चीज़ें आप उनसे पूछेंगे. और फिर अपने पापा को कॉल करके पूछेंगे कि पापा ऐसे आपके कोई फ्रेंड आए हैं, तो क्या मुझे उनको अंदर घर में बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए. ये सारी चीज़ें आप करेंगे, आप वेरीफाई करेंगे. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑथेंटिकेशन. राइट, यहाँ पर हम यही कर रहे होते हैं. So authentication is the process of verifying the identity of a user, device or entity, right? तो authentication सिर्फ एक यूजर का नहीं होता, डिवाइस का भी होता है और एक एंटिटी का भी होता है. डिवाइस का भी होता है और एक एंटिटी का भी होता है. राइट, तो अगर कोई डिवाइस कहीं पर एंट्री ले रहा है तो उसका जो एड्रेस वहाँ पर दिखाई दे रहा है, राइट, तो वो एड्रेस को भी चेक किया जाए कि ये जो एड्रेस है वो वैलिड है या नहीं. कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ सूडो एड्रेस यहाँ पर इसने लिख रखा हो और ये कोई अटैकर वगैरह हो, कुछ इस टाइप का तो नहीं. इट एंश्योर्स दैट समवन और समथिंग इज हु और व्हाट दे क्लेम टू बी. राइट, वो जो दिखा रहे हैं वो सच में वो हैं या नहीं, यहाँ पर हम ये चेक कर रहे होते हैं. ऑथेंटिकेशन इज अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी इन कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्क्स. राइट, अगर आप एक सही इंसान को एंट्री देंगे तो चांसेस कम है कि वहाँ पर अटैक हो. राइट, आपको अगर आप अपने गेट पर ही किसी से पूछ लेते हैं कि जो घर में एंट्री ले रहे हैं वो सही इंसान है या नहीं, तो आपके फिर बाद में जो चांसेस हैं कि आप पर कोई अटैक हो, कुछ गलत हो, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे. राइट, तो इसीलिए यहाँ पर ऑथेंटिकेशन होता है. आपकी एंट्री के टाइम पर ही आपसे पूछा जाता है कि आप कौन हैं और फिर चेक किया जाता है कि आप वो हैं या नहीं है. वो किसी भी तरीके से हो सकता है, वो आपके पासवर्ड से हो सकता है, वो आपकी कोई पास की हो सकती है, वो कोई भी तरीके से आप उसको कर सकते हैं. देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ऑथेंटिकेशन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन सिक्योरिंग एक्सेस टू सिस्टम्स एंड डेटा. राइट, तो ये सबसे पहली लाइन होती है कि अगर आप किसी भी सिस्टम में किसी भी डेटाबेस पे जब आप एंट्री लेते हैं तो सबसे पहले आपको ऑथेंटिकेट ही वो लोग करते हैं. राइट, तो ये सबसे पहली लाइन ऑफ डिफेंस है. सबसे पहले आपका आईडी ही देखा जाता है. अगर आप कहीं जाते हैं, राइट, किसी सिक्योर प्लेस पर आप जा रहे हैं, राइट, जो लोग डिफेंस में हैं या जो लोग किसी ऐसी जगह पर काम करते हैं, तो उनसे सबसे पहले उनकी आइडेंटिटी ही मांगी जाती है कि आप पहले अपना आइडेंटिटी दिखाइए तभी आप अंदर जा सकते हैं. तो ये एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है ऑथेंटिकेशन. इट इज़ यूज इन वेरियस एप्लीकेशंस फ्रॉम लॉगिंग इनटू ईमेल अकाउंट्स टू एक्सेसिंग कॉर्पोरेट नेटवर्क्स एंड ऑनलाइन बैंकिंग. राइट, ऑथेंटिकेशन होता है ना, सबसे पहले अभी ऑनलाइन बैंकिंग में भी अगर आप देखें तो आपका लॉगिन पिन आपसे पूछते हैं वो लोग. राइट, और जब आप अपना कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ पर आपके पिन्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं. अगर आप अपने किसी ईमेल के अकाउंट में लॉगिन करते हैं तो वो लोग आपसे वहाँ पे आपका पासवर्ड पूछते हैं. और अगर टू वे आपने वेरिफिकेशन कर रखा है तो फिर वो आपका जो सेकेंड डिवाइस है, जो कि प्राइमरी डिवाइस है, उस पर कुछ ऐसा कोड भेजेंगे और फिर वो आपको ऑथेंटिकेट करेंगे. तो ये सारी चीज़ें आपके ऑथेंटिकेशन में ही आती है. ये आपका कुछ टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन है. राइट, कि आप ऑथेंटिकेशन को किस तरीके से अचीव कर सकते हैं. तो सबसे पहला हमारा पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन. जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप पासवर्ड आपसे पूछे जाते हैं, आप पासवर्ड डालते हैं, पिन आपसे पूछे जाते हैं. राइट, द मोस्ट कॉमन मेथड वेयर यूजर्स प्रोवाइड अ पासवर्ड और पिन टू वेरीफाई देयर आइडेंटिटी. राइट, आपका फ़ोन में होता है ये, तो मोस्टली अब फ़ोन में देखने को मिलता है कि आप जैसे अपना फ़ोन उठाते हैं तो आपसे पासवर्ड पूछता है, आपकी पिन पूछता है, आपका पैटर्न पूछता है. राइट, तो दिस इज़ अ पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन. देन हमारा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन. यहाँ पर क्या होता है, आपको एक से ज़्यादा चीज़ों का ऑथेंटिकेशन करना पड़ता है. जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आपका जो गूगल अकाउंट होता है तो उसमें अगर आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर रखा होता है तो वो आपसे आपका पासवर्ड पूछेगा. और पासवर्ड जब आपने सही डाला है तो आपका जो प्राइमरी डिवाइस है उस पर कुछ ऐसा कोड आएगा. राइट, वो कोड आपको बताना है कि उस डिवाइस पर क्या कोड आया है. सो इनहेंसेस सिक्योरिटी बाय रिक्वायरिंग 2 और मोर वेरिफिकेशन मेथड. समथिंग यू नो पासवर्ड, समथिंग यू हैव सिक्योरिटी टोकन एंड समथिंग योर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन.
देन है हमारा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। इट यूजेज यूनिक बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज फिंगरप्रिंट्स, रेटिना स्कैन्स और फेशियल रिकॉग्निशन, राइट। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपकी जो बायोमेट्रिक, जो आपकी बायोलॉजिकल चीज़ें हैं, उन चीज़ों से आपका जो ऑथेंटिकेशन हो रहा है। आपका फिंगरप्रिंट जो कि सबसे अलग होता है, सबका ही फिंगरप्रिंट जो होता है वो अलग होता है, रेटिना वो सबका अलग होता है, और आपका फेशियल रिकॉग्निशन, आपका चेहरा। ओके, देन हमारा टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है कि इट इन्वॉल्व्स अ फिजिकल डिवाइस और सॉफ्टवेयर टोकन दैट जनरेट्स अ टाइम बेस्ड वन टाइम पासवर्ड, राइट। इसको आप ओटीपी बोल सकते हैं, इसको आप ओटीपी बोल सकते हैं, राइट। यहाँ पर एक टोकन आपको सेंड किया जाता है और वो टोकन एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है, आपको उसको यूज करना होता है और फिर यहाँ पे आपका ऑथेंटिकेशन होता है। देन आपका सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन। इट यूजेस डिजिटल सर्टिफिकेट्स इशूड बाय अ ट्रस्टेड अथॉरिटी टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ यूजर और डिवाइसेस। आप यहाँ पर ऐसा समझें कि कोई सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है आपके डिवाइस को या फिर आपके यूजर को, जिस जो कि आपका एक आइडेंटिटी बन जाता है, एक आपका आइडेंटिटी कार्ड बन जाता है, वो सर्टिफिकेट जो होता है, राइट। तो ये सारे आपके मेथड्स थे बाय विच ऑथेंटिकेशन ऑफ अ पर्सन और अ यूजर और अ डिवाइस कैन बी परफॉर्म। तो स्टार्ट करते हैं आपका Kerberos से। ये आपका एक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है, तो इसको हम जरा स्टार्ट करते हैं। Kerberos इज अ नेटवर्क ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल डिजाइन टू प्रोवाइड सिक्योर ऑथेंटिकेशन ओवर नॉन सिक्योर नेटवर्क्स। अगर आपका नॉन सिक्योर नेटवर्क है उसके ऊपर आपको एक सिक्योर ऑथेंटिकेशन चाहिए, वहाँ पर हम Kerberos का यूज करते हैं। इट यूजेज सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी टू ऑथेंटिकेट क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशंस एंड टू सिक्योरली एक्सचेंज सेशन कीज। यहाँ पर क्या होता है, आपकी एक सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी होती है, उसकी हेल्प से आप क्लाइंट को, सर्वर को ऑथेंटिकेट करते हैं और उनके बीच में आप सेशन कीज को एक्सचेंज करते हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले इसमें होता है एक ऑथेंटिकेशन सर्वर, राइट। द क्लाइंट फर्स्ट कॉन्टेक्ट द ऑथेंटिकेशन सर्वर टू रिक्वेस्ट एन ऑथेंटिकेशन टिकट, राइट। सबसे पहले आपका जो एक यूज़र है, राइट, कोई एक यूज़र है, वो आपका जो ऑथेंटिकेशन सर्वर है उस पर रिक्वेस्ट करेगा कि आप मुझे एक टिकट जनरेट करके दे दो, राइट। एक ऑथेंटिकेशन टिकट जनरेट करके दे दीजिए ताकि मैं अपना जो ऑथेंटिकेशन है उसको कंप्लीट करवा सकूँ। देन आपका टिकट जनरेटिंग सर्वर, तो जो आपका एएस होता है, आपका ऑथेंटिकेशन सर्वर, वो क्लाइंट के क्रेडेंशियल को वेरीफाई करता है, जितनी भी सारी चीज़ें उसने दी हैं, क्रेडेंशियल्स उसके जितने भी हैं वो सही हैं या नहीं, वो यहाँ पर वेरीफाई करता है। और उसके बाद अगर वो वैलिड होते हैं, तो अगर वो सही होते हैं तो वो उसको एक टीजीटी जो है इशू कर देता है, जिसको हम बोलते हैं टिकट ग्रांटिंग टिकट। एक उसको टिकट ग्रांटिंग टिकट वो उसको इशू कर देता है। आपका सर्विस रिक्वेस्ट, द क्लाइंट यूजेस द टीजीटी टू रिक्वेस्ट अ सर्विस टिकट फ्रॉम द टीजीएस, राइट। अभी वो क्या कर रहा है कि आपका जो टिकट ग्रांटिंग सर्वर है, राइट, उससे वो अपने लिए एक सर्विस टिकट को रिक्वेस्ट कर रहा है बाय यूजिंग द टीजीटी, राइट। वो टीजीटी जो आपको मिली है, टिकट ग्रांटिंग टिकट, उसकी हेल्प से वो आपका जो टीजीएस है, टिकट ग्रांटिंग सर्वर, उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप मेरे लिए एक सर्विस टिकट को जनरेट कर दीजिए प्लीज़, राइट। फिर उसके बाद आपकी सर्विस टिकट की बात आती है। द टीजीएस वेरीफाइज द टीजीटी एंड इशूज अ सर्विस टिकट, राइट। तो जो आपका टीजीएस है वो आपका जो टीजीटी आपको गिवन है, आपने जो उसको प्रोवाइड करवाया है उसको वेरीफाई करेगा और आपको आपकी सर्विस टिकट प्रोवाइड करवाएगा। देन आपका एक्सेस सर्विस, द क्लाइंट प्रेजेंट्स अ सर्विस टिकट टू द डिजायर्ड सर्विस विच वेरीफाइज द टिकट एंड ग्रांट्स एक्सेस, राइट। अभी उसको टिकट मिल गई है, अभी उसको जो भी सर्विस करवानी है उसके अकॉर्डिंग उसको टिकट मिली होगी और वो उस टिकट को दिखाएगा और अपना काम आराम से कर सकेगा, उसको एक्सेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने कितनी सारी चीज़ें यूज़ करी। सबसे पहले हम जाएंगे अपना ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास, राइट। उससे हम कहेंगे कि आप हमारे लिए एक टिकट जनरेट करके दो, तो वो हमें कौन सी टिकट जनरेट करके देगा, वो हमको टीजीटी जनरेट करके देगा, विच इज़ योर टिकट ग्रांटिंग टिकट, राइट। उसके बाद आपने टीजीटी को लेकर के आप जाएंगे अपने टीजीएस के पास। किसके पास जाएंगे आप लोग? टीजीएस के पास। और ये टीजीएस कौन है? टिकट ग्रांटिंग सर्वर, राइट। और जो आपका टीजीएस है वो आपकी टीजीटी को देखेगा, राइट। और उसके बाद वो आपको क्या इशू करेगा, वो आपको एक सर्विस टिकट इशू करेगा। क्या करेगा आपको? वो एक सर्विस टिकट इशू करेगा। आई एम जस्ट राइटिंग सर्विस टिकट, राइट। वो आपको सर्विस टिकट इशू करेगा और सर्विस टिकट को इशू करने के बाद जो आपका टीजीएस है, सर्विस टिकट इशू करने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं आपका एक्सेस सर्विस के पास जाके आप इसको यूज़ करेंगे और अपनी जो भी आपको सर्विस चाहिए आप वो पूरी करवा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया कि हमने यहाँ पर क्या क्या किया। ओके, यहाँ पर आप देखें इसके की कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहला है क्लाइंट, राइट। अभी अगर कोई भी प्रोसेस होगा तो वहाँ पे एक क्लाइंट होना चाहिए जो कि आपकी जो सर्विस है उसको रिक्वेस्ट करेगा। तो सबसे पहला आपके पास एक क्लाइंट होना चाहिए, ये एक यूज़र होता है और एक डिवाइस होता है जो कि आपका जो एक्सेस है उसको रिक्वेस्ट कर रहा होता है। देन आपका एएस ऑथेंटिकेशन सर्वर, ये एक ऑफिसर है, आप इनको ऑफिसर की तरह समझें, जो कि आपके क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई करेंगे और आपको एक टीजीटी जो है इशू कर देंगे। व्हाट इज द टीजीटी? प्लीज कमेंट डाउन।
देन है आपका TGS, ये कौन होता है आपके टिकट ग्रांटिंग सर्वर। ये थोड़े से हाई लेवल के ऑफिसर होते हैं जो क्या करते हैं, आपको जो टिकट है जो कि आपको TGT मिली है उसके बेसिस पर आपको एक सर्विस टिकट इशू करवाती है। क्या इशू करवाते हैं? सर्विस टिकट। और विद द हेल्प ऑफ सर्विस टिकट यू कैन इजीली एक्सेस ऑल द एप्लीकेशन, ऑल द सर्विसेज यू आर नीडेड। यहाँ पर है आपके बेनिफिट्स ऑफ Kerberos म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन। यहाँ पर क्या होता है, आपकी जो दोनों साइट्स हैं, जो भी पार्टी इन्वॉल्व हो रही हैं, उन दोनों का ही ऑथेंटिकेशन होता है, राइट। देन हमारा सिक्योर ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे एक बहुत सिक्योर तरीके से आपका ऑथेंटिकेशन होता है, राइट। आपको पूरा भरोसा है कि आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं वो लीक नहीं होंगे। देन आपका सिंगल साइन ऑन, इसको आप बोल सकते हैं SSO। इसकी हेल्प से क्या होता है कि आप अपना एक ही क्रेडेंशियल्स की हेल्प से मल्टीपल डिवाइसेस के ऊपर आप लॉगिन कर सकते हैं और उसमें आपको बार बार लॉगिन वगैरह नहीं करना होता। ये आप बहुत सेफ रहेगा, राइट। सो आपका इंट्रोपैरेबिलिटी, यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक जो बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो भी यहाँ पे यूज हो रहे हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, वो लोग एक दूसरे की चीज़ों को एक्सचेंज कर सकते हैं, रिसोर्सेज को, थिंग्स को यहाँ पर वो लोग क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो दिस इज अ प्रोसेस नोन एज इंटरऑपरेबिलिटी। तो Kerberos के बारे में मैंने आपको जितना बताना था बता दिया। अभी आप इसका एक डायग्राम देखें जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। सपोज यहाँ पर आपका एक यूज़र है, राइट। आई एम जस्ट ड्रॉइंग कंप्यूटर, ये आपका यूज़र है। तो ये किस तरीके से परफॉर्म होता है मुझे ये सब आपको बताना है, राइट। यहाँ पर आपका जो है ये ऑफिस है, राइट। यहाँ पर आपके जितने भी डोमेन कंट्रोलर हैं वो सारी चीज़ें रखें। यहाँ पे आपका की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर आप इसे बोल सकते हैं। हम जस्ट राइटिंग की डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। ये आपका की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप रिक्वेस्ट करेंगे। किस चीज़ की रिक्वेस्ट करेंगे? आप TGT की रिक्वेस्ट करेंगे। तो आपने अभी यहाँ पर TGT के लिए रिक्वेस्ट किया। अभी उसके बाद क्या होगा कि आपका जो ये की डिस्ट्रीब्यूशन है जिसे आपने TGT के लिए रिक्वेस्ट किया है वो आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा और आपको यहाँ पर आपका जो TGT है वो आपको रिसीव हो जाएगा। राइटिंग TGT रिसीव। फिर उसके बाद आप उस TGT की हेल्प से क्या करेंगे, अपना एक सर्विस टिकट को रिक्वेस्ट करेंगे। इसी से ही ये जो है, ये जो इंसान है, इसी से ही आप अपने सर्विस टिकट को भी रिक्वेस्ट करेंगे। प्लीज़ इग्नोर माय ड्राइंग स्किल्स। फिर उसके बाद क्या होगा कि आप अपनी जो सर्विस टिकट है उसको भी रिसीव कर लेंगे, राइट। सर्विस टिकट भी आपको मिल जाएगी, सर्विस टिकट ये आपको मिल चुकी है, राइट। अभी इसके बाद क्या होगा कि जो आपको सर्विस टिकट मिल गई है, यहाँ पे आपका जो रिसोर्स सर्वर है, जस्ट राइटिंग रिसोर्स सर्वर। अभी आप इसके पास जाएंगे अपनी सर्विस टिकट के साथ और अपनी सर्विस के साथ, राइट। अपना जो भी कुछ आपको रिसोर्स चाहिए आप वो यहाँ पे लिखेंगे और ये आपकी जो रिसोर्स है उसको फुलफिल कर देंगे। I'm just writing fulfill. तो दिस इज़ अ complete situation which is going in the Kerberos process, right? So I hope आपको सब कुछ समझ आया होगा कि जो Kerberos है वो किस तरीके से काम करता है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं, किस किस तरीके का ऑथेंटिकेशन वो वहाँ पर कर रहा होता है। ओके, तो उसके बाद है हमारा X.509 ये एक सर्टिफिकेट होता है। एंड X509 सर्टिफिकेट इज़ अ डिजिटल सर्टिफिकेट that uses a standardized format to bind an identity such as host name, organization or individual, right? So to a public key verified using a digital signature typically provided by a trusted certificate authority। यहाँ पर क्या हो रहा है आप समझे कि आपको एक सर्टिफिकेट क्रिएट करके दिया जाता है। बहुत सारे सर्टिफिकेट्स क्रिएट होते हैं, जैसे कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट होता है और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, आपका नाम होता है, ऑर्गेनाइजेशन होती है और इंडिविजुअल, जो भी चीज़ें सबके रिलेटेड ये बनाते हैं, राइट। तो वहाँ पर आपकी जो आइडेंटिटी होती है, आपकी जो पूरी चीज़ें आप यूज़ करने वाले हैं वो वहाँ पर होती है, राइट। तो उसको एक पब्लिक की में ऐसे बाइंड कर देते हैं ताकि आप उसको यूज़ कर सकें एज अ पब्लिक की। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है कि वो बाइंडिंग वेरीफाई की जाती है किसके द्वारा, यूजिंग अ डिजिटल सिग्नेचर, राइट। जो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, आपका ट्रस्टेड सर्टिफिकेट अथॉरिटी CA। इट्स नॉट योर चार्टेड अकाउंटेंट, इट्स अ सर्टिफिकेट अथॉरिटी, राइट। सो जो X509 है ये एक सर्टिफिकेट है जिसमें कि आपका एक ऐसा सर्टिफिकेट, आप ऐसे समझें आपकी आइडेंटिटी का सर्टिफिकेट है। यहाँ पर आपकी नाम है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। आप जो स्टैंडर्ड चीज़ें यूज़ करते हैं वो यहाँ पर होती हैं आपके X509 सर्टिफिकेट में। हमारा की कंपोनेंट्स ऑफ एन X509 सर्टिफिकेट सब्जेक्ट, राइट। द एंटिटी द सर्टिफिकेट रिप्रेजेंट्स, राइट, होता है वो एंटिटी जिसका वो सर्टिफिकेट है, जिसके लिए वो सर्टिफिकेट क्रिएट किया जा रहा है, तो वो उसका सब्जेक्ट होता है। देन हमारा इशूअर के वो सर्टिफिकेट को इशू कौन करवा रहा है, CA सर्टिफिकेट अथॉरिटी। देन आपका एक पब्लिक की, द पब्लिक की ऑफ द सब्जेक्ट यूज्ड फॉर एनक्रिप्शन एंड वेरिफिकेशन, राइट। जो आपका सब्जेक्ट है उसकी एक पब्लिक की क्रिएट की जाती है जो कि आपका एनक्रिप्शन और वेरिफिकेशन के लिए यूज़ होती है। देन आपका वैलिडिटी पीरियड, कि ये आपका एक टाइम फ्रेम होता है जिसके लिए आपका सर्टिफिकेट जो है ये वैलिड है, राइट। जैसे OBC का कास्ट सर्टिफिकेट बनता है तो वो 1 साल के लिए वैलिड होता है, उसी तरीके से ये जो आपका सर्टिफिकेट बनता है वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वैलिड होता है। इट डिपेंड्स।
तो डिजिटल सिग्नेचर, द सी इज डिजिटल सिग्नेचर यूज टू वेरीफाई द सर्टिफिकेट ऑथेंटिसिटी, राइट। यहाँ पर जो है आपका जो एक सर्टिफिकेट है उस पर आपका जो है एक सिग्नेचर होते हैं। किसके सिग्नेचर होते हैं? आपका जो सीए है उसके सिग्नेचर होते हैं, चार्टेड के नहीं, सर्टिफिकेट अथॉरिटी के यहाँ पे साइन होते हैं, जो कि ये प्रोवाइड करवाता है कि हाँ ये ऑथेंटिकेट है, राइट। आपने देखा होगा कि जो चीज़ें होती हैं, जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, उनमें जो इशूअर है उसके सर्टिफिकेट होते हैं, राइट। उसी सर्टिफिकेट उसी साइन के बदौलत हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये जो है ऑथेंटिक चीज़ है। Extensions, optional fields that provides additional information about the certificate. ओके, यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं बस, और कुछ नहीं। Here is your next slide। यहाँ पर आपका लिखा है कि हाउ X.509 सर्टिफिकेट वर्क्स। अभी मैंने आपको सर्टिफिकेट के बारे में जितना भी बताया, अभी हमें ये समझना है कि जो सर्टिफिकेट आपको मिला है, राइट, ये काम किस तरीके से करता है, राइट। तो इसका क्या प्रोसीजर है, ये क्या क्या प्रोसेसेस के थ्रू गुजरता है और फिर हमारा काम करता है। तो सबसे पहले आपको क्या होगा, आपका जो सर्टिफिकेट है वो इशू होगा, राइट। तो व्हेन एन एंटिटी रिक्वेस्ट अ सर्टिफिकेट, इट सबमिट्स अ सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट, राइट। वो एक CSR को जो है सबमिट करेगा, राइट। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आप पहले एनरोल करवाते हो, मतलब कुछ भी चीज़ अगर आपको चाहिए होती है तो आप सब चीज़ें पहले एनरोल करवाते हो। किसको आप एनरोल करवाएंगे? सीए को आप एनरोल करवाएंगे। द सीए वेरीफाइज द एंटिटीज आइडेंटिटी एंड इशूज द सर्टिफिकेट, राइट। वो अपनी तरफ से अपने एंड से सारे काम करेगा। आपके सीए आपकी जो एंटिटी है उसको वेरीफाई करेगा, आपके आइडेंटिटी को वेरीफाई करेगा और फिर वो आपको जो सर्टिफिकेट है उसको इशू करेगा। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट वैलिडेशन। व्हेन अ क्लाइंट रिसीव्स एन 509 सर्टिफिकेट, इट वेरीफाइज द सीए सिग्नेचर टू एंश्योर द सर्टिफिकेट इज ऑथेंटिक, राइट। उसके बाद क्या होता है कि जैसे कि अभी सीए ने अपना काम कर दिया, उसके बाद आपके पास जब सर्टिफिकेट आएगा तो नाउ इट्स योर ड्यूटी कि आप ये चेक करें कि जो आपको सर्टिफिकेट मिला है उस पर जो साइन है वो सही है या नहीं, राइट। जब तक आपका जो सिग्नेचर है सीए का वो करेक्ट नहीं होगा, आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ये अब आपका काम हो जाता है कि आप ये चेक करें कि जो सिग्नेचर हैं वो सही इंसान के हैं या नहीं। उसके बाद है फिर आपका सिक्योर कम्युनिकेशन। द क्लाइंट यूजेज द पब्लिक की इन द सर्टिफिकेट टू एनक्रिप्ट डेटा सेंड टू द सर्वर एंड द सर्वर यूजेज इट्स प्राइवेट की टू डिक्रिप्टेड, राइट। तो जो आपका सर्टिफिकेट है आपको मिला, उसमें आपको एक पब्लिक की मिलेगी, आप उसको यूज़ करेंगे अपने डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए और फिर आप उसके बाद उस डेटा को सर्वर को सेंड कर देंगे और जो सर्वर है जो उसके पास उसकी खुद की प्राइवेट की है वो उसको यूज़ करेगा और आपने जो डेटा भेजा है उसको डिक्रिप्ट करेगा और देन यूज़ करेगा। ओके, सो आई होप आपको समझ आया कि किस तरीके से आपका जो सर्टिफिकेट है वो वर्क करता है। सबसे पहले आप सर्टिफिकेट को इशू करवाएंगे, आप एक रिक्वेस्ट डालेंगे CSR सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट। आप सीए को एक रिक्वेस्ट डालेंगे, आपका जो सीए है वो आपके जो जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं आपकी आइडेंटिटी है उसको चेक करेगा और आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा। उसके बाद आप चेक करेंगे अपने सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं इस चीज़ को और फिर उसके बाद आपको जो पब्लिक की मिली होगी आपके सर्टिफिकेट पे आप उसकी हेल्प से अपना जो डेटा है उसको एनक्रिप्ट करके सर्वर के पास भेजेंगे और सर्वर जो उसके पास उसकी प्राइवेट की है उसकी हेल्प से आपका जो डेटा है उसको डिक्रिप्ट करेंगे और फिर उसको यूज़ करेंगे। ओके, देन आपको कुछ टर्म चाहिए, ये आपका सर्टिफिकेट रिवोकेशन लिस्ट। यहाँ पर क्या होता है कि विच आर यूज टू डिस्ट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन अबाउट सर्टिफिकेट्स दैट हैव बीन रिवोक्ड बाय द सीए, दिस एंश्योर दैट रिवोक्ड सर्टिफिकेट्स आर नॉट ट्रस्टेड, राइट। तो यहाँ पर इसका नाम लिखा हुआ है रिवोकेशन। यहाँ पर क्या है कि जो जो सर्टिफिकेट रिवोक कर दिए गए हैं, जो जो सर्टिफिकेट यानी कि डिनाई कर दिए गए हैं, की तरफ से किसी भी कारणवश जो आपका सर्टिफिकेट है वो डिनाई कर दिया गया है, वो सीए उन सब चीज़ों की लिस्ट बना करके आपको देगा। एक सर्टिफिकेट का सबका नाम लिख करके कुछ भी आइडेंटिटी लिख करके वो देगा कि ये जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं ये सारे रिवोक हो चुके हैं, अब इन पर ट्रस्ट आप मत करिएगा। इनसे रिलेटेड जो भी पब्लिक की आपके पास आए आप उसको प्लीज़ ट्रस्ट मत करिएगा, मेरी तरफ से मैंने इनको रिवोक कर दिया है। तो ये होती है सर्टिफिकेट रिवोकेशन लिस्ट। यहाँ पर वो सारे सर्टिफिकेट्स की लिस्ट होती है जो कि रिवोक कर दिए गए हैं सीए के द्वारा। देन आपका सर्टिफिकेशन पैथ वैलिडेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, X509 includes a certification path validation algorithm which allows for certificate to be signed by intermediate CAs eventually reaching a trust anchor or root CA. This hierarchical structure ensures trustworthiness and scalability। यहाँ पर क्या होता है कि सर्टिफिकेट पैथ वैलिडेशन यानी कि आपका जो सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडेशन उसकी सर्टिफिकेशन एक पूरे
पाथ वाइज चलेगी, राइट। कि आप सबसे पहले जो छोटे छोटे सीएज हैं, यहाँ पे लिखा है ना इंटरमीडिएट सीएज जो हैं, पहले वो आपके सर्टिफिकेट पे साइन करेंगे, और उन सबके साइन होने के बाद जो आपका रूट है, जो कि आपका एक हेड है, एक रूट सीए है, फिर वो आपका जो सर्टिफिकेट है उस पर साइन करेगा, राइट। तो जैसे कि आपने बहुत सारी जगहों पर भी ऐसा देखा होगा कि अगर आपको आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, राइट, तो सबसे पहले आप प्रिंसिपल के पास नहीं चले जाते, आप अपनी क्लास टीचर के पास जाते हैं। क्लास सबसे पहले इधर इनिशियल लेवल हम क्या करते हैं कि क्लास टीचर के पास भी नहीं जाते, आप पहले मॉनिटर के पास जाते हैं। एक मॉनिटर अगर आपका काम नहीं कर रहा तो आप टीचर के पास जाएंगे, टीचर भी आपका काम नहीं करे फिर आप क्लास टीचर के पास जाएंगे, क्लास टीचर आपका काम ना करे तब आप एचओडी के पास जाएंगे, एचओडी आपका काम ना करे, और एचओडी से पहले बीच में भी अगर आपका जो डिपार्टमेंट है वो ज़्यादा बड़ा है तो कोऑर्डिनेटर्स भी होते हैं, राइट। तो कोऑर्डिनेटर के पास जाएंगे, देन आप एचओडी के पास जाएंगे, देन आप उसके बाद कहीं जा करके प्रिंसिपल के पास जाएंगे। तो आप डायरेक्टली आपका जो रूट सीए है उससे साइन नहीं करवाते। यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ इंटरमीडिएट सीए साइन करेंगे, और उसके बाद आपका जो रूट सीए है वो कम्प्लीटली चेक करके फिर आपके साइन करेंगे। देन हमारा बेनिफिट्स ऑफ X509 सर्टिफिकेट, ऑथेंटिकेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ये सब में आप डाल सकते हैं, ये सारे में जो है वैलिड है, मैं तो ऐसा कहूँगी। देन हमारा डायरेक्टरी ऑथेंटिकेशन सर्विस, इसके बारे में हमें पढ़ना है, DAS के बारे में। DAS, Directory Authentication Service is a system that manages user credentials and access rights along for secure authentication and authorization within an organization. Please keep it in mind, ये एक organization के अंदर आप यहाँ पर authentication कर रहे हैं और authorization कर रहे हैं। These services are often used in enterprise environments to control access to various resources such as files, application and databases, right? तो इसका example मैंने आपको बहुत बार दिया है। Suppose आपकी कोई company है, right? बहुत जल्दी आपकी कोई कंपनी खुलेगी, आप अपना कुछ काम करिएगा, ज़रूर खुलेगी, राइट। तो आपकी कोई कंपनी है और उसके अंदर आपके बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, राइट। हर कंपनी के अंदर अपने अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, राइट। तो आपका सबका कंपनी का एक अलग डिपार्टमेंट है, राइट। उनके कुछ हेड होंगे, राइट, उन डिपार्टमेंट्स के कुछ हेड होंगे, ओके। तो अभी ये जो हेड हैं इनका क्या काम है कि जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, राइट, आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंडर जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, राइट, उनके अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करें उनकी डिटेल्स उनके पास होनी चाहिए, राइट। उनकी सैलरी से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हेड्स के पास होनी चाहिए, राइट। तो अगर कोई हेड किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का है तो क्या उसको ज़रूरत है कि वो किसी और डिपार्टमेंट के हेड की या किसी और डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन वो रखे? क्या ज़रूरी है? बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, उसको कोई आवश्यकता ही नहीं है कि वो किसी और डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन रखे। तो दिस इज़ नॉट नेसेसरी थिंग, राइट। तो क्या होता है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो डायरेक्टरी ऑथेंटिकेशन सर्विस है वो ये अलाउ करती है कि जो इंसान जिस चीज़ के लायक है उसको खाली उतना ही एक्सेस दिया जाए, राइट। तो अगर कोई किसी पर्टिकुलर, राइट, ये जो हेड है ये किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का है तो इसके पास खाली इसके डिपार्टमेंट के ही लोगों की लिस्ट होनी चाहिए, डेटाबेसेस का एक्सेस होना चाहिए, फाइल्स का एक्सेस होना चाहिए, खाली इन्हीं लोगों का, राइट। और जितने भी लोग हैं उनका एक्सेस नहीं होना चाहिए, राइट। और अगर कोई एक एम्प्लॉय है, राइट, एक सिंगल एंटिटी, एक सबसे नीचे वाली एंटिटी जो है, एक सबसे लो लेवल की जो एंटिटी अगर आप समझें, तो उसके पास किसका एक्सेस होना चाहिए? उसके पास केवल अपना एक्सेस होना चाहिए। उसके पोर्टल पे क्या चीज़ें खुलनी चाहिए? खाली उसका नाम दिखना चाहिए, राइट, उसकी सैलरी दिखनी चाहिए, राइट, उसका रिमेनिंग सैलरी कितनी है या फिर उसका रिमेनिंग वर्क कितना है उसको ये दिखना चाहिए, उसका हेड कौन है उसको ये दिखना चाहिए, राइट। उसके पोर्टल पे बस ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ओके। इससे ज़्यादा चीज़ें उसके पोर्टल पे ज़रूरी नहीं है, राइट। उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि उसकी कंपनी में क्या चल रहा है, राइट, उसको इस जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। या फिर उसका जो साइड वाला एम्प्लॉय है उसकी कितनी सैलरी है, उसका कितना वर्किंग लोड है, उसके ऊपर कितनी सारी कंप्लेंट्स हैं, क्या क्या है, ये सब जानने की उसको ज़रूरत नहीं है, राइट। सो लेकिन जो कंपनी का हेड है, राइट, कंपनी का जो सीईओ है उसको सबकी जानकारी होनी चाहिए। तो उसके पास जितने भी डेटाबेस है, जितना भी डेटाबेस है उसके सबकी इन्फॉर्मेशन इसके पास हो सकती है। सो दिस इज अ कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ डायरेक्टरी ऑथेंटिकेशन सर्विस, राइट। Directory database. So it stores information about users, groups, and resources. This database is often organized in a hierarchical structure. राइट, इसको आप एक डायरेक्टरी डेटाबेस को आप ऐसे समझे, एक हायरार्किकल वे में ये अपना जो डेटा है उसको स्टोर करता है। जैसे कि एक लो लेवल पर अगर आप समझें तो किसी एम्प्लॉय का डेटा, सारे एम्प्लॉयज़ का, किसी नहीं, सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा एक लो लेवल में आ जाता है। उसके बाद आपका जो इनसे हेड हैं, राइट, इनके जो ग्रुप हेड हैं, समझें आप मिडिल लेवल पे हम डाल सकते हैं कि इनके जो ग्रुप हेड हैं उनका
डेटा यहाँ पे जितने भी ग्रुप हेड्स हैं उन सबका डेटा यहाँ पे हो सकता है, और हाई लेवल पे आपका हो सकता है कि आपके जो डिपार्टमेंट के हेड हैं उनका यहाँ पे डेटा हो सकता है, राइट। तो ये एक हायरार्किकल वे में क्रिएट होता है। उसको लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, ये ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि अभी मैंने आपको पढ़ाया ना, डायरेक्टरी ऑथेंटिकेशन सर्विस, इस चीज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, राइट। जब भी आपको डायरेक्टरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, सर्विस कुछ भी चाहिए होती है नेटवर्क के ऊपर, तो यहाँ पर सारे वो प्रोटोकॉल्स लिखे हैं जिनको यूज़ करके आप ये सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। आप इन सबको एक डायरेक्टरी इन्फॉर्मेशन को आप ले सकते हैं। देन आपका ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म वेरीफाइज द आइडेंटिटी ऑफ यूजर्स अटेम्प्टिंग टू एक्सेस द डायरेक्टरी। दिस कैन इंक्लूड पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, राइट। जो भी इंसान आपकी जो डायरेक्टरी है, इट यू ऑल नो ना दैट डायरेक्टरी क्या होती है, कि आप किसी एक ऊपर से लेकर नीचे तक आपकी पूरी कंप्लीट डेटा जो उसमें होता है, दिस इज नोन एज अ डायरेक्टरी। इट सो वेरीफाइज द आइडेंटिटी ऑफ यूजर्स अटेम्प्टिंग टू एक्सेस द डायरेक्टरी, है जो भी कोई इंसान आ रहा है वो आपकी डायरेक्टरी को एक्सेस कर रहा है, एक पूरी इन्फॉर्मेशन को अगर वो एक्सेस कर रहा है तो उसकी आपको ऑथेंटिकेशन किस तरीके से करनी है, यहाँ पर वो मैकेनिज्म है, राइट। आप वो पासवर्ड से कर सकते हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, या फिर आप बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, ओके। देन हमारा ऑथराइजेशन मैकेनिज्म। ऑथराइजेशन में हम क्या कर रहे होते हैं कि कौन इंसान किस रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है, उसका रोल क्या है कंपनी में, और वो किस चीज़ को एक्सेस कर सकता है, जो कि मैंने आपको इतना बड़ा यहाँ पर समझाया था, ओके। So determines what resource a user can access based on their credentials and assigned roles or groups. As simple as that. Single sign-on allows user to log in once and gain access to multiple resources without needing to re-enter credentials. Right? अगर आपने कंपनी में देखा हो तो क्या होता है कि अगर आपने एक बार अपने सिस्टम पे लॉग इन कर दिया, ओके, आपने अपने पासवर्ड, अपने डिटेल्स, क्रेडेंशियल सब डाल दिए, तो फिर आप उसमें लॉग इन ही रहेंगे, राइट। जब तक आप अपने आप से लॉग आउट नहीं करते, आप उसमें लॉग इन ही रहेंगे अपने सिस्टम से, और आप जब चाहें जो चाहें वो रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन वही रिसोर्सेज जो कि आपको ऑथराइज होंगे, ओके। सारे रिसोर्सेज आप एक्सेस नहीं कर सकते। Then आपका इंटीग्रेशन विद अदर सर्विसेज, डायरेक्टरी सर्विसेज कैन बी इंटीग्रेटेड विद अदर सिक्योरिटी सर्विसेज सच एज VPNs, आइडेंटिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्वर्स, राइट। तो जो आपकी डायरेक्टरी सर्विसेज होती हैं वो बहुत सारी सर्विसेज के साथ भी एक्सेस कंबाइन हो सकती हैं। बेनिफिट्स ऑफ डायरेक्टरी ऑथेंटिकेशन सर्विसेज, राइट। अभी आपको डायरेक्टरी सबको पता है ना, एक तरीके से आप उनको रिसोर्स को मैनेज करने के लिए आप फोल्डर समझें, राइट। इस तरीके से आपकी डायरेक्टरीज होती हैं, आपके कंप्यूटर में डायरेक्टरीज होती हैं, C होती है, D होती है, ये सारी डायरेक्टरीज ही होती हैं। तो डायरेक्टरी ऑथेंटिकेशन सर्विस को यूज़ करने का क्या फ़ायदा है, तो सबसे पहले आपका सेंट्रलाइज मैनेजमेंट हो जाता है। एक सेंट्रल एंटिटी होती है आपके पास, राइट। एक आपके पास एक सेंट्रल इंसान होता है जिसके पास सबका एक्सेस होता है, और वो सारी चीज़ें वहाँ से मैनेज कर रहा होता है, राइट। यानी आपका इम्प्रूव सिक्योरिटी, क्योंकि हर इंसान को केवल वही चीज़ एक्सेस करने को मिलेगी जिसके वो लायक है, तो यहाँ पर आपकी जो सिक्योरिटी है वो खुद ही बढ़ जाएगी। देन आपका स्केलेबिलिटी, राइट। आप चीज़ों को स्केल करके कर रहे हैं, यहाँ पर छोटा इंसान छोटी चीज़ों को एक्सेस कर रहा है, बड़ा इंसान बड़ी चीज़ों को, क्योंकि जिसकी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उतने रिसोर्सेज को उतने रिसोर्सेज को एक्सेस कर पा रहे हैं और उतने रिसोर्सेज को वो यूज़ कर पा रहे हैं। तो दिस इज नोन एज स्केलेबिलिटी। हमारा इंटरऑपरेबिलिटी, इसमें क्या होता है कि अगर जो अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं उनकी नीड के अकॉर्डिंग, राइट। वो एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं, वो एक्सेस नहीं कर सकते रिसोर्सेज को, पर वो एक दूसरे से तो एक्सचेंज कर ही सकते हैं। आपका नेक्स्ट एल्गोरिथम है प्रिटी गुड प्राइवेसी, राइट। What is this? It's a pretty good privacy. Is an encryption software program that provides cryptographic privacy and authentication for data communication, particularly for email messages, right? So यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो PGP होता है वो एक आपका encryption software program होता है, right? ये आपको cryptographic privacy provide करवाता है, authentication provide करवाता है आपके data communication के लिए। इसको आप email messages में यूज़ करते हैं, right? It was created by Phil Zimmerman in 1991. Right? So PGP has stood the test of time and continues to be a reliable method for secure communication, right? तो जो PGP है वो इतने लंबे टाइम से चलता हुआ आ रहा है और आज भी वो यूज़ हो रहा है, तो इट्स कुछ तो बात होगी उस पर, राइट। सो एक बहुत अच्छा वो आपका सॉफ्टवेयर आप उसको कह सकते हैं। तो पीजीपी क्या होता है, आपके ईमेल मैसेजेस के लिए ही उसको हम यूज़ करते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। सो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, पीजीपी यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिमेट्रिक की एंड पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी टू सिक्योर ईमेल्स। वो किसको यूज़ करता है, आपके सिमेट्रिक की को एंड पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को टू सिक्योर ईमेल्स। द सिमेट्रिक की एनक्रिप्ट्स अ मैसेज व्हाइल द पब्लिक की एनक्रिप्ट्स अ सिमेट्रिक की इटसेल्फ। आपको समझ आया यहाँ पे क्या लिखा है, जो सिमेट्रिक की है वो आपका जो मैसेज है उसको एनक्रिप्ट करेगी, वहीं जो आपकी पब्लिक की है वो आपकी सिमेट्रिक की को
क्या करेगी, एनक्रिप्ट करेगी। आई होप आई एम वेरी क्लियर। यहाँ पे दो चीज़ें यूज़ हो रही है, एक आपका सिमेट्रिक की और एक आपका पब्लिक की, राइट। और जो आपकी सिमेट्रिक की है वो आपके मैसेज को एनक्रिप्ट करेगी, और वही जो हमारी पब्लिक की है वो हमारी सिमेट्रिक की को एनक्रिप्ट करेगी। इनको प्लीज़ ध्यान से पढ़ना। फिर हमारा डिजिटल सिग्नेचर्स। PGP provides digital signatures to ensure the integrity and authenticity of the message, right? जब भी आप ईमेल लिखेंगे, राइट, तो PGP है, राइटिंग अगेन, आपको क्या प्रोवाइड करवाएगा, आपका वो आपको डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड करवाएगा, राइट। तो उसकी हेल्प से आप ये यू नो बहुत आसानी से मान सकते हैं कि हमारी जो ऑथेंटिसिटी है, हमारा जो ईमेल है वो सही जगह से आया है और बिल्कुल सही आया है। कंप्रेशन, यहाँ पे लिखा है बिफोर एनक्रिप्शन PGP compresses the message to reduce its size which also adds an extra layer of security, right। वो उसका साइज रिड्यूस कर देती है और उसकी हेल्प से वो आपका जो डेटा है और ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। वो उसको एनक्रिप्ट करने से पहले क्या कर देती है, कंप्रेस कर देती है। हमारा ओपन सोर्स। PGP इज ओपन सोर्स एंड फ्रीली अवेलेबल, अलाउइंग एनीवन टू यूज एंड मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि आपको उसका जो कोड है वो मिल जाएगा, राइट। आप उस पर जो भी मॉडिफिकेशन आप चाहते हैं, आपको पता है, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं, राइट। इसका मतलब होता है ओपन सोर्स। आप अपने लिए उसको खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर आपका ईमेल सिक्योरिटी। इट इज़ वाइडली यूज फॉर सिक्योरिंग ईमेल कम्युनिकेशन बाय एनक्रिप्टिंग द कंटेंट एंड अटैचमेंट्स, राइट। आई होप आपको PGP ठीक से समझ आया होगा। यानी हमारा PGP offers several key services to ensure secure communication. Authentication provide करती है, confidentiality provide करती है, email compatibility, right? PGP is designed to work with email system, allowing users to send and receive encrypted message seamlessly, right? तो PGP का जो मेन काम है ना वो यही है, ईमेल से रिलेटेड उसका सारा काम, ईमेल को भेजना, रिसीव करना, ये सारे काम आपके जो है PGP के हैं, तो ये उसको बहुत सीमलेसली करती है। ओके, देन है हमारा नेक्स्ट पार्ट कंप्रेशन, राइट। वो कंप्रेस करती है। सेगमेंटेशन, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। PGP कैन ब्रेक डाउन लार्ज मैसेजेस इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स टू कंप्लाई विद ईमेल साइज लिमिट्स, राइट। तो यहाँ पर अगर आपने आपका जो ईमेल है बहुत बड़ा भेज दिया है, बहुत सारे अटैचमेंट्स हैं उसमें, बहुत बड़ा चीज़ है वो, तो फिर वो उसको क्या करता है, कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है, सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है, ताकि आपका जो ईमेल का साइज है वो भी क्रॉस ना हो और आपका जो डेटा है वो भी ईजिली डिलीवर हो जाए। नाउ हियर इज योर इंपॉर्टेंट थिंग, MIME, multi-purpose internet mail extensions. MIME, multi-purpose internet mail extensions. Why I'm repeating it again so that you can keep it in your mind. Then purpose क्या है इसका? MIME is used to extend the basic email format to support multimedia content such as text in different character sets, images, audio, video, and attachments. Right? So it's a format, right? So this format MIME is a format. It is used to extend the फीचर्स ऑफ द ईमेल, राइट। आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं कि आपके जो मल्टीपर्पज़ चीज़ें हैं, जो आपके बहुत सारे जो डेटा सेट्स हैं, बहुत सारे जो टाइप्स हैं आपके मीडिया के, आप उसको भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं ईमेल पे। जैसे कि आपका टेक्स्ट हो गया डिफरेंट कैरेक्टर्स में, राइट, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज, अटैचमेंट्स, ये सारी चीज़ें आप इसको इसकी हेल्प से, एक्सटेंशन की हेल्प से अपने ईमेल के साथ सेंड कर सकते हैं। फंक्शनैलिटी, इट अलाउज ईमेल टू इंक्लूड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेंट beyond plain text. Functionality, it allows emails to include various types of content beyond plain text, right। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो plain text है उसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं by the help of MIME। जैसे कि यहाँ पे लिखा ही है पर्पस में कि आप इसकी हेल्प से इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोज, अटैचमेंट्स, ये सारी चीज़ें सेंड कर सकते हैं। सिक्योरिटी, MIME कोई सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करता, राइट। उसका काम सिर्फ इतना है कि आप अटैचमेंट, मेरी हेल्प से आप अपना जो ईमेल है उसमें अटैचमेंट लगवा सकते हैं, पर लेकिन वो कितनी सिक्योर होंगे, कोई ना पढ़ पाएगा या नहीं पढ़ पाएगा, वो मैं नहीं जानता, राइट। ये आपको बस ये कह रहा है कि मैं आपका ये काम कर दूंगा, राइट, मैं आपका ये काम कर दूंगा, पर लेकिन अगर बीच में कोई आ गया, किसी ने देख लिया, तो वो मुझे पता नहीं, देख लो, फिर वो आपका, आप देख लो ना खुद से, राइट। तो उसके ही सुधार के लिए आपके लिए आया S/MIME, सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस, राइट। तो इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर सिक्योरिंग ईमेल कम्युनिकेशन थ्रू एनक्रिप्शन एंड डिजिटल सिग्नेचर्स, राइट। MIME का काम था कि वो आपको चीज़ें भेज रहे थे, राइट। आप उनकी हेल्प से अपने अटैचमेंट्स और भी बहुत सारी चीज़ें और भी बहुत सारे फॉर्मेट्स डेटा के सेंड कर सकते हैं, पर लेकिन वो सिक्योर नहीं था। SMIME का क्या काम, वो सिक्योरली आपके ईमेल को सेंड कर देगा, राइट। और वो किस तरीके से सिक्योर करेगा, एनक्रिप्शन के द्वारा, डिजिटल सिग्नेचर्स के द्वारा वो आपका जो ईमेल है उसको सिक्योर करेगा। इट यूजेस सेवरल क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम टू एंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन एंड नॉन रिपीटिशन ऑफ ईमेल मैसेजेस, राइट। इसके बाद बहुत सारी क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम होती है जिनकी यूज़ करके ये आपका जो डेटा है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी
उसकी इंटीग्रिटी और ऑथेंटिकेशन का ध्यान रखता है। इसका पर्पस क्या है? इज बुल्ट ऑन टॉप ऑफ MIME एंड एड सिक्योरिटी फीचर्स टू एंश्योर द कॉन्फिडेंशियलिटी। यानी कि आपका जो S/MIME है, ये आपका एक्सटेंडेड वर्जन ही है किसका? MIME का, राइट। इसमें वो सारे फीचर्स होंगे जो कि आपके MIME में थे, वहीं एक और नया फीचर इसमें ऐड हो जाएगा। वो क्या है? सिक्योरिटी। क्या है वो आपका? सिक्योरिटी। जैसे कि आपने सी पढ़ा था, उसके बाद आपने C++ पढ़ा था, तो C++ के अंदर सी के सारे कॉन्सेप्ट्स थे, लेकिन सी के अंदर C++ के सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं थे। वही केस यहाँ पर भी है। ये आपका कुछ इसके बेनिफिट्स हैं। एनक्रिप्शन, SIME यूजेस एनक्रिप्शन टू प्रोटेक्ट द कंटेंट ऑफ द ईमेल। ये सारी चीज़ आपने पढ़ी है। एनक्रिप्शन, डिजिटल सिग्नेचर्स ये यहाँ पे अलाउ करता है। तो आपको डिजिटल सिग्नेचर पता है क्या होता है? सो इट अलाउज द सेंडर टू डिजिटली साइन द ईमेल। दिस वेरीफाइज द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर, राइट, एंड एंश्योर्स दैट द मैसेज हैज नॉट बीन tampered with during transit. Okay, authentication, it by using digital certificates SMIME ensures that the sender and recipient are who they claim to be, right। मतलब कि जो भेज रहा है वो भी वही है और जो रिसीव कर रहा है वो भी वही है, इनकी सही जगह से जा रहा है और सही जगह पर ही जा रहा है। इस चीज़ को वो इंश्योर करती है। इट प्रोवाइडिंग एन एडिशनल लेयर ऑफ ट्रस्ट। इंटीग्रिटी, इट एंश्योर्स दैट द मैसेज कंटेंट रिमेन्स अनचेंज बिफोर द टाइम इट वाज सेंट एंड अंटिल इट इज रिसीव्ड, राइट। तो ये थ्रू द प्रोसेस, राइट, जैसे कि आपका सेंडर से आपका डेटा आपके रिसीवर के पास जाएगा, तो ये इस चीज़ का ध्यान रख रही है कि इस पूरे प्रोसेस के बीच में आपका जो डेटा है वो कहीं से भी टैम्पर ना किया जाए, उसको अनचेंज ही रहने दिया जाए। इसको क्या कर रही है? अनचेंज्ड ही रख रही है। ओके, हियर RSA, इट यूज फॉर की एक्सचेंज एंड डिजिटल सिग्नेचर। ये कहाँ पे यूज हो रहे हैं? ये आपके SMIME में ही यूज हो रहे हैं, प्लीज ध्यान रखें, राइट। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था, राइट, आपको याद होगा RSA क्या है क्या नहीं। अगर नहीं याद तो प्लीज रेफर द प्रीवियस वीडियो। यूज फॉर की एक्सचेंज एंड डिजिटल सिग्नेचर्स, DSA, राइट, digital AES, advanced encryption standard, and 3DS, triple data encryption standard, used for symmetric encryption to protect the content of the email। ये सारे एल्गोरिदम जो हैं वो यहाँ पर यूज हो रहे हैं, राइट। ये सारी चीज़ें जो कि मैंने आपको पहले पढ़ाई थी, ये सारी तीनों चीज़ें यहाँ पे इसको यूज कर रहा है और आपका जो ईमेल है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। और SHA को भी वो यूज कर रहा है, यूज फॉर क्रिएटिंग मैसेजेस, डाइजेस्ट एंड हैश फंक्शन टू एंश्योर मैसेज इंटीग्रिटी, राइट। तो RSA को वो यूज कर रहा है फॉर की एक्सचेंज एंड डिजिटल सिग्नेचर्स, और DSA को वो यूज किस लिए कर रहा है? फॉर यूज फॉर सिमेट्रिक एनक्रिप्शन टू प्रोटेक्ट द कंटेंट ऑफ द ईमेल, राइट। सिमेट्रिक एनक्रिप्शन से वो क्या कर रहा है? आपका जो ईमेल का कंटेंट है उसको जो है सिक्योर कर रहा है। देन है आपका SHA को वो क्यों यूज कर रहा है? ताकि आपका जो मैसेज है वो डाइजेस्ट हो जाए, राइट, एंड हैश फंक्शन टू एंश्योर मैसेज इंटीग्रिटी, राइट, और जो मैसेज है वो बिल्कुल वैसे ही बना रहे। देन हमारा की एडवांटेजेस ऑफ SMIME ओवर MIME। तो ये आपको खुद को पता होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी, नॉन रेपिटेशन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी, दैट्स इट। और ये सारे जो फीचर्स हैं ये सारे सिक्योरिटी के ही हैं, राइट। इट एनक्रिप्ट्स द ईमेल कंटेंट मेकिंग इट अनरीडेबल टू अनऑथराइज्ड parties. It gives a digital signature to verify the sender's identity. It ensures that the email content has not been altered. Right? The sender cannot deny sending the email as the digital signature provides proof of origin. Right? अगर sender ये कहना चाहे कि मैंने ये डेटा नहीं भेजा तो वो नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि उसके साइन है उस पर, right? तो that's why it is very 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 advantageous over MIME। तो आई होप आई एम वेरी क्लियर। जो भी कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया आपको सब कुछ समझ आया होगा, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, कोड योरसेल्फ।